हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आपको लगातार रोज़ शाम को 7 बजे अनसॉल्व्ड पेपर के सलूशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है, जिसमें मैं आप लोगों को 2022 का सेट नंबर 2 सॉल्व करा रहा था, जिसका कोड है FG। क्या कोड है भाई? FG कोड है आपका सेट नंबर 2 2022 का। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है 7वें का पार्ट आपको सॉल्व करा दिया था, और आज हमें जो है 7वें का खा पार्ट, फिर 8वां नंबर और 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराना है, जो कि सभी क्वेश्चन 8-8 नंबर वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 अंक वाले 50 नंबर के प्रश्न आते हैं और 8-8 अंक वाले 24 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी एक मॉडल प्रश्न पत्र के 8-8 अंक वाले प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, सारे 8-8 अंक वाले प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, 6 होते हैं टोटल, 3 आपको करने रहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 6 सॉल्व कराता हूँ। तो आप 6 सॉल्व कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में उन 6 प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न जरूर फंसेगा। तो इसलिए आप अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास जरूर करें, ठीक, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर कन्फर्म हो जाएं, ठीक है ना। चलिए, हम समय को लॉस ज़्यादा नहीं करेंगे। और आप सभी का एक कमेंट था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो क्रम से आप प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, या आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और इस बार के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कहूँगा। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। सूत्र आपको आना चाहिए बस, इसमें और कुछ नहीं। आपको यहाँ पर 2 रेखाएं दी गई हैं, वेक्टर A प्लस लैम्डा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, लैम्डा B के टाइप की दी गई, दूसरी A2 प्लस म्यू B, मतलब इन दोनों का मान सेम होता है। सेम नहीं होता है तो कॉमन लेकर के करके मतलब जो है इन दोनों का मान हम सेम कर लेते हैं। मतलब एक समीकरण वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B और दूसरी समीकरण वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B के रूप की दी होती है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो माड वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान में माड वेक्टर B, ये होता है भाई सूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दोनों समीकरणें दी गई, अगर हम तुलना करें, देखिए भाई वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B इस टाइप का लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं। डायरेक्ट हम निकालते हैं A2 माइनस A1। ये आपका इतना A1 है और इतना आपका A2 है। आप इन दोनों समीकरणों से तुलना करोगे तो ये A2 है, ये A1 है। A2 माइनस A1 निकालेंगे, 3i से i जाएगा आपका 2i का बच जाएगा, और 3j से आपका 2j जाएगा तो प्लस का j का बच जाएगा, और माइनस 5k से माइनस का 4k जाएगा, प्लस का 4k हो जाएगा, तो ये केवल माइनस का k का बचेगा। माइनस 5k से माइनस 4k घटाओगे तो प्लस का 4k हो जाएगा, तो माइनस का 5k से प्लस का 4k जाएगा, माइनस का k का हो जाएगा। इस तरीके से आपने A2 माइनस A1 की वैल्यू प्राप्त कर ली। वेक्टर B की अगर बात करें तो B की वैल्यू आपको दी गई। यहाँ पर हम वेक्टर क्यों लिख रहे हैं भाई, वेक्टर नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका B है, केवल ओनली B है, ओके। चलिए B है आपका। तो यहाँ पर अगर B की बात करें तो B की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है, B की वैल्यू दी गई 2i कैप प्लस का 3g कैप प्लस का 6k कैप। जो B की वैल्यू होती है वो दोनों में सेम होती है भाई, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इसका और इसका, ये जो इतना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी B क्रॉस A2 माइनस A1 का मान निकालना है। पहले i j k लिखते हैं, फिर गुणांक लिखते हैं। i का गुणांक 2, j का गुणांक 1, k का गुणांक -1 और b का गुणांक यहाँ पर 2 देख सकते हो पहले, फिर 3 और फिर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, पहले i लेंगे तो पहला कॉलम पहली रो छोड़ेंगे, 6 कम 6 और 3 कम 3, -3 माइनस सूत्र वाला +3, फिर माइनस का j अल्टरनेट चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, j दूसरा कॉलम पहली रो छोड़ेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 2 कम 2 -2 माइनस सूत्र वाला प्लस का 2, फिर प्लस k लेंगे, k कैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैप लगा देना क्योंकि एक सदिश होते हैं। तो तीसरा कॉलम और पहली रो छूटेगी, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, माइनस 2 कम आपका 2 हो जाएगा, 6 3 9, ये आपका हो जाएगा 9i कैप, और उसके बाद 12 और 2 14, माइनस का 14 j कैप, उसके बाद 6 से 2 जाएगा प्लस का 4 k कैप। इस तरीके से आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मिल गया है, और माड तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। अब न्यूनतम दूरी निकालना है तो आप सूत्र लगा दीजिएगा, न्यूनतम दूरी इक्वल टू, ठीक है।
ये जो भी आया है इसका क्या निकालना है, पहले मॉड निकालना है, क्योंकि उस पर मॉड लिखा होता है। तो मॉड का मतलब होता है अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई के गुणांक 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 196 कितना होता है भाई 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, उसके बाद 4 का स्क्वायर अगर करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 अपान में आ जाएंगे। फिर क्या होता है सूत्र में, ये जो b आपका b का मान होता है इसका माड, तो b का मान यहाँ पर देखिए जो भी है इसका माड निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। हमने कहा माड निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका 9, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। बस भैया आपको लिख देना, ये डिस्टेंस आपको न्यूनतम दूरी दोनों रेखाओं के बीच की मिल जाएगी। बहुत सिंपल था, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए जोड़ लेते हैं, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, हासिल हुआ 1 और 19 20, 20 8 28, 28 1 कितना हो जाएगा 29। ठीक है ना। देखिए हम लोग भाई देहात क्षेत्र में रहते हैं तो कभी कभी जो है अवधी भाषा में बात बोल देते हैं, तो इसे जो है आप नेगलेक्ट कीजिएगा। आगे देखिए आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट है ना, 36 और 4 40 हो जाएगा, और 40 9 कितना हो जाएगा भाई 49। 49 का अंडर रूट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 293 का नहीं निकाल सकते, उसको वैसे रहने देंगे। 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो इस तरीके से जो न्यूनतम दूरी दोनों रेखाओं की हो जाएगी वो अंडर रूट 293/7 हो जाएगी। ठीक है ना, जो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इस बार के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए फिर इसको रफ कर देते हैं। कहाँ गया मेरा कपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है उसमें आपको रैखिक प्रोग्रामन की समस्या दी गई। जो विद्यार्थी रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को नहीं हल करना जानते हैं तो बस इस क्वेश्चन को देखिए, अभी देखिए आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एक सवाल रैखिक प्रोग्रामन का आता ही आता है। ठीक है ना, और बहुत आसान होता है, बहुत ही हम जल्द ही बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए बोला गया निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का आलेखी विधि से, z = दिया गया है आपको 3x और प्लस का 2y, ठीक है, का आलेखी विधि से अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। एक न्यूनतमीकरण होता है, एक अधिकतमीकरण। ठीक, तो अधिकतमीकरण की बात यहाँ पर कही गई है। और जो समीकरण दी गई हैं, पहली दी गई 5x प्लस का 2y ≤ 10, दूसरी समीकरण दी गई है 3x प्लस का 5y ≤ 15, फिर x > 0, y > 0, ये सब दिया गया है। हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले स्टेप की अगर बात करें, मैं आपको एकदम सिंपल हल करना बताता हूँ। ग्राफ यहाँ पर खींच लेंगे, अभी इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। साथ ही में यहाँ पर देखिए जो आपको पहली समीकरण दी होती है इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये समीकरण दी गई हैं वो यहाँ पर जो लेस देन ग्रेटर देन के रूप में दी गई, तो इनको सबसे पहले बराबर लगा के लिखते हैं। मतलब 5x + 2y ≤ तो इसको लिखेंगे हम समीकरण के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन डालेंगे। तो सोल्यूशन में पहले इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी 5x + 2y और बराबर कितना डालेंगे भाई 10, बराबर 10 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण से हम बिंदु प्राप्त करेंगे। इसके लिए यहाँ पर इसके लिए हम डिब्बा बनाएंगे और बिंदु प्राप्त करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बिंदु भैया ऐसे आपको प्राप्त करना है जिनको आप यहाँ पर दर्शा सको, जिनका जो है आलेखी निरूपण आप आसानी से कर सको। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे x, यहाँ पर लिखोगे y। x का मान अगर 0 रख दें तो y का मान आ जाएगा 2 5 10, ये पूरा 0 हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 2 5 10 यानी 5 आ जाएगा। और y का मान अगर 0 रख दें हम तो x का मान कितना आ जाएगा 5 2 10 यानी 2 आ जाएगा, x का मान 2। तो एक बिंदु यहाँ से निकला 0,5 और एक मिला 2,0। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को आप आराम से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक, तो चलिए पहले अभी दूसरी समीकरण को भी ले लेते हैं। तथा दूसरी का समीकरण 3x + 5y लेस देन लिखा, इसको बराबर लगा के लिखो 15। फिर इसके लिए भी आप एक यहाँ पर क्या करोगे भाई, सारणी बनाओगे। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से x y लिखोगे। देखिए भाई x का मान अगर 0 ले लें इस समीकरण में तो y का मान कितना आ जाएगा 5 3 15, y का मान 3 आ जाएगा। y का मान अगर 0 ले लें तो 3 5 15, x का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु मिला 0,3 x का मान फिर y का मान, और दूसरा बिंदु मिला 5 कितना भाई 0। इस तरीके से दो बिंदु मिल गए। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु है उसमें संख्याएं 1 2 3 4 5, मैक्सिमम संख्या जो है वो आपकी 5,
आराम से 5 कॉलम आप बनाइए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए बना लेते हैं। ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। अच्छा, ऋण दिशा की बात ही नहीं हुई, कोई ऋणात्मक वैल्यू आई नहीं, धनात्मक है तो इतनी उधर ही बनेगा। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए पहली रेखा के दोनों बिंदु लेंगे, एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो 0,5 मतलब एक्स अक्ष पर कुछ नहीं चला गया, वाई अक्ष पर 5 चला गया, तो ये हो जाएगा 0,5। फिर 2,0 एक्स अक्ष पर 2 चला गया, लेकिन वाई अक्ष पर कुछ नहीं चला गया, मतलब 2,0 यहाँ पर 2 तो चला गया लेकिन ऊपर नहीं चला गया। इन दोनों बिंदुओं को पट्टी से हम मिला देते हैं ऐसे। अब ये जो रेखा होती है वो इस समीकरण को सोच करती है, इस असमीका को सोच करती है। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर जो दूसरी समीकरण है उससे बिंदु प्राप्त हुआ 0,3, मतलब एक्स अक्ष पर कुछ नहीं चला, वाई अक्ष पर 3 चला, तो ये आपका हो जाएगा 0,3। फिर 5,0 एक्स अक्ष पर 5 चला और वाई अक्ष पर कुछ नहीं चला, 5,0। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, पट्टी से मिला देते हैं। अब इन दोनों के द्वारा अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, फिर जो है इनके कोणीय बिंदु प्राप्त करते हैं। जो कोणीय बिंदु होंगे उन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, इस समय जड़ का मान निकालेंगे। जिस बिंदु पर अधिकतम आएगा अधिकतमीकरण, जिस बिंदु पर कम आएगा न्यूनतमीकरण, सीधी सी बात। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं इनके द्वारा जो एरिया होगा बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। इसके लिए क्या करते हैं, एकदम सिंपल रूल है। क्या रूल है, देखिए मैं आपको एकदम डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने कई बार ये बताया भी है, पिछले भी आंसर पेपर मैंने सॉल्व कराया है, तो मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखता हूँ। देखिए क्या करता हूँ, सबसे पहले जो पहली समीकरण है, सबसे बढ़िया तरीका 5x + 2y इक्वल टू असमीका को सही लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू 10। इसमें क्या करते हैं हम, x का मान 0 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं, तो 0 लेस देन 10 आएगा निकल के। भाई आप 0 रखोगे, 0 रखो, 0 लेस देन 10, ये जो निकल के आया, अगर ये सत्य है, आप देखिए 10 का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है, जाहिर बात, अब सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका मतलब जो ये असमीका है, ये असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु आ रहा है। तो ये देखो इस असमीका के 2 बिंदु ये थे जिनको मैंने ये से मिलाया है, आप देख सकते हो। तो इनके क्षेत्र में मूल बिंदु आ रहा है, जब x का मान 0 रखा और y का मान 0 रखा तो आ रहा है इनके क्षेत्र में, मतलब मूल बिंदु इसमें सम्मिलित है। तो पट्टी से हम ऐसे खींच लेंगे। भाई समझ पा रहे हो, ये एरिया इसके द्वारा कवर होगी जिसमें मूल बिंदु सम्मिलित है, क्योंकि ये सब तैयार है कंडीशन। उसके बाद इसी तरीके से जो दूसरी असमीका दी गई है, दूसरी असमीका दी गई थी 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15। इसमें भी x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, तो 0 लेस देन 15 आएगा, इक्वल टू 15। 0 से बड़ा 15 है, मतलब ये कंडीशन सत्य है। अगर ये सत्य है तो मतलब इस रेखा के क्षेत्र में भी मूल बिंदु आ रहा है, मतलब इसकी भी एरिया इधर की ओर ही कवर्ड होगी, ऐसे ऐसे। मैं कवर्ड करके इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो अभीष्ट छायांकित भाग है वो इतना है। भाई मतलब जहाँ पर दोनों की रेखाएं क्रॉस हो रही हैं वो इतने क्षेत्र में क्रॉस हो रही हैं। इस क्षेत्र में आपका एक पॉइंट यहाँ मिल रहा कोणीय बिंदु जो कि 0,0 है, दूसरा कोणीय बिंदु यहाँ पर मिला जो कि 2,0 है, तीसरा बिंदु यहाँ पर मिला जो कि 0,3 है, आप देख पा रहे हो, और चौथा बिंदु यहाँ पर जहाँ पर दोनों रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। तो जब अगर प्रच्छेद बिंदु 2 रेखाओं का निकालना होता है तो दोनों को सॉल्व करते हैं कक्षा 10 के तरीके से। पहली समीकरण में देखिए 5 दिया गया गुणांक, इसमें 3 दिया गया, तो पहली समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, 5 × 15x गुणांक बराबर करने के लिए, इसमें 3 से गुणा करेंगे 6y, फिर 3 से इधर गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। दूसरी समीकरण को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 15x और 5 और 5 का गुणा 25y और 5 और 15 का गुणा कितना हो जाएगा 75, घटा देंगे, बढ़िया सॉल्व हो जाएगा। 6 से 25 जाएगा, कितना बचेगा भाई 21y माइनस का, और 30 से 45 जाएगा, 75 से 30 जाएगा तो आपका कितना बचेगा भाई 45 बचेगा माइनस का। अब देखिए 3 से काटोगे, 3 7 21, माइनस से माइनस कैंसिल, और 15 से 45 भाई, y बराबर आपका आ जाएगा 15/7। अब y का मान अगर 15/7 आ गया है, ठीक है ना, तो आप x का मान निकाल सकते हो। तो x का मान कितना आ जाएगा, कोई भी समीकरण ले लीजिए। चलिए पहले समीकरण ले लेते हैं, 5x + 2y = 10 था। इस समीकरण में हम x का मान निकालेंगे 5x + 2 × y का मान कितना है भाई 15/7 बराबर 10। तो 5x बराबर 10 था, उधर 15 दूना 30 उधर जाएगा तो -30/7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे
10 और 7 का गुणा 70, 70 से 30 जाएगा आपका 40 और बटे में 7 बचेगा, 5 8 40, यानी x का मान आ जाएगा 8/7। x का मान और y का मान आपको मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा 8/7 कामा 15/7, ये आप निकाल सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अधिकतमीकरण चेक करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर एक बड़ा सा सरड़ी वाला डिब्बा बनाओगे, ठीक, और यहाँ पर z बराबर जो समीकरण दी गई वो लिखोगे 3x प्लस कितना भाई 2y, और यहाँ पर मान लिखोगे, कितना मान आएगा, ठीक है, या बिंदु लिख सकते हो आप, ठीक है, बिंदु लिख सकते हो। कौन से बिंदु? कोनी बिंदु लिख लेना भाई, कोनी बिंदु। कोनी बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं? अब कोनी बिंदु इसी में देखो, कोनी बिंदु वो होते हैं जिसके द्वारा अभिष्ट एरिया जो घिरते हैं दोनों के द्वारा, एक वो आपका 0,3, 0,3 मतलब x अच्छे पे 0 रखेंगे और y अच्छे पे कितना रखेंगे 3, 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा। दूसरा बिंदु हुआ वो हमारा 0,0 मतलब मूल बिंदु, 0 0 रखेंगे तो z का मान 0 मिलेगा। तीसरा बिंदु हमारा 2,0, x पे 2 रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और y पे 0। चौथा बिंदु हुआ हमारा 8/7 कामा 15/7, x के स्थान पर आप कितना रखोगे, x के स्थान पर 8/7 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24/7, हाँ 3 से गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 गुणे y का मान कितना है भाई 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 30/7, 30 और 24 जुड़ेगा, 30 और 24 जब जुड़ेगा तो 54 हो जाएगा, 54 बटे कितना हो जाएगा 7, 54/7 का मतलब ये है 7 7 49, 7 8 56, 7 दशमलव कुछ आएगा। अब 7 दशमलव कुछ आएगा इतनी वाली में 6 0 6 फिर इसमें 7 दशमलव कुछ आएगा, मतलब जाहिर सी बात है सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो ये आई आपकी 54/7 जो कि 7 दशमलव कुछ आएगी, जो कि 6 और 0 6 से सब बड़ी संख्या है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमें अधिकतमीकरण मिली, अधिकतमीकरण के लिए हमारा जो कोनी बिंदु हुआ वो आपका हुआ 8/7 कामा 15/7। अच्छा, इसमें यही बोला जाता है कि ये बताइए कि निम्न विरोधों के अंतर्गत आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो अधिकतमीकरण किस बिंदु पर होगा 8/7 कामा 15/7 पर। यही चीज़ आपको यहाँ पर निकालना था भाई, जो वैल्यू है वो आप रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कोई अगर कैलकुलेशन में त्रुटि हो तो आप एक बार देख लीजिए, तरीके को आप समझ चुके हो, हमारे समझ से कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से भाई, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि आप क्लास निरंतर कर रहे हो तब तो भैया बहुत मज़ा आ रहा होगा कि अब तो हमें आंसर पेपर बहुत आसान लगने लगा है, ठीक है ना। यदि आप लापरवाही कर रहे हो भाई तो उसमें क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको केवल कैमरे पर क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपको सुझाव दे सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपके लिए जो अच्छा है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर स्वयं मेहनत नहीं करते हो तो घर पर अगर आपको बैठा कर ज़बरदस्ती तो मैं पढ़ा नहीं सकता, है ना। आप लोग जब तक अपने आप नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक समीकरण निकाय की बात की गई है, देखिए इसको हल कराने का मतलब क्या बताएं, कई बार हल करा चुके हैं आंसर पेपर में, बस इसमें तरीका जानना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक। बाकी इसकी क्लास भी पढ़ी हुई, कई सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं और आपको देखना है तो देख सकते हो, और हल करके इसका आंसर अगर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ये 8 नंबर में प्रश्न आता ही है रैखिक समीकरण निकाय युग्म का, और हर बार मॉडल पेपर में मिलेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक आव्यूह ए का मान निकालना है जो कि इनके अवयवों से निर्मित आव्यूह होगा। जैसे यहाँ पर 3 है, फिर -2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इसका गुणांक z का गुणांक -1 है, x का गुणांक 4 है, y का गुणांक -3 है, z का गुणांक 2 है। फिर x आव्यूह का मान निकालते हैं जो कि इनके चरों से मिलकर बना होता है। फिर हम एक b की वैल्यू निकालते हैं, b आव्यूह जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट उपस्थित होते हैं, इनसे निर्मित आव्यूह होता है। इस तरीके से तीनों का मान आ जाता है और समीकरण लगाते हैं ax बराबर b। x का मान निकालने के लिए a इनवर्स b लगाते हैं, मतलब यहाँ पर जो आव्यूह 3x3 का है a का मान, इसका a इनवर्स निकालिए। व्युत्क्रम आव्यूह निकालना भी कल ही मैंने बताया, कल की क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में। a इनवर्स निकालिए, जो आएगा उसका b से मल्टीप्लाई कर देना, फिर तुलना करने पर x y z का मान आ जाएगा। ये काम आप लोग कीजिए। देखिए और एक चीज़ बता दूँ, इसमें देखिए आंसर भी चेक हो जाता है, जो भी x का मान आए, जो भी y का मान आए, जो भी z का मान आए, तीनों मान उठा के इस समीकरण में रखो। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो आपका आंसर 100% सही होता है, ठीक है ना।
तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं लगातार क्लासें आपको दे रहा हूँ, तो यही सवाल कई बार मैं बता चुका हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ए एक्स बी का मान निकालने के बाद समीकरण लगाना है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। मतलब पहले आपको इस आव्यूह का इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह निकाल लीजिए। व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए सूत्र लगाते हो ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो इसका पहले मॉड निकालिए, उसके बाद एडजॉइंट निकालिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स यहाँ पर रखिए और इसका व्यू आप व्यू जो था इसके मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर एक्स आप व्यू से तुलना कर दीजिए, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ये काम कर लोगे, ठीक। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, अगर नहीं देखा तो उसका तरीका सीख लीजिए, ठीक। और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। समय को बिना लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न निश्चित समाकलन का यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रैखिक समीकरण निकाय का क्वेश्चन आता है, इसका केवल तरीका सीखिए बस, ठीक है ना। हर सवाल को बार बार पूरा जो है लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस। लिखा सिद्ध सवाल में दिया गया है, सिद्ध नहीं करना भाई, इसमें मान निकालना है, आई का मान दिया गया है। सवाल नंबर 9 का पार्ट है ना। आई इक्वल टू आपको दिया गया है लिमिट 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई है भाई, इसमें एक्स लिखा है, कलर लिखा है, फिर है एक्स डी एक्स और अपान में आपको दिया गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2011, 13, 18, 19, 20, 22 आप हल ही कर रहे हो, आप देख पा रहे हो लगातार पूछा जा रहा है। तो 8 नंबर वाला प्रश्न है। एक प्रगुण मैंने आपको बताया था, प्रगुण आपको सभी को याद होगा, क्या याद होगा कि अगर लिमिट आपकी 0 से a हो, एफ एक्स फलन हो, तो प्रगुण ये कहता है कि लिमिट 0 से a ही रहेगी, जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी जो अपर लिमिट है उससे आपका x माइनस हो जाएगा। इसी प्रगुण को यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो आई इक्वल टू से हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 से पाई और ये a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स, फिर a स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस एक्स और ये आपका हो जाएगा dx। सॉरी dx तो एक बार लिखा ही है, लिखने की जरूरत नहीं। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 से पाई a माइनस एक्स डी एक्स अपान में, इसको हल करेंगे a स्क्वायर कॉस a माइनस एक्स यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, सॉरी मैं गलती से मैंने a लिख दिया है, यहाँ पर पाई है, लिमिट के स्थान पर कितना भाई पाई रख देंगे। तो कॉस एक्स सी माइनस थीटा भाई कॉस ही रहता है, तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा और साइन ही रहेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी ये आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं भाई, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, होल स्क्वायर लगा होता है, मतलब होल स्क्वायर का मतलब ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बना देना। तो साइन एक्स सी माइनस की बात करें दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में तो साइन भाई पॉजिटिव होता ही है, कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव जगह स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से बी स्क्वायर कितना, ये भी आपका साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद क्या लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ये प्रगुण जब भी लगता है तो दो समीकरणों को बना के जोड़ा जाता है, आई और आई जुड़ेगा 2i हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा लिमिट 0 से पाई इसमें भी दोनों का हर भी सेम है, तो एक हर ले लेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब अंश की बात करेंगे, x में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे a माइनस एक्स जोड़ेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, है ना। और a आपका बाहर निकाल लेंगे, 1 अपान कितना बचा भाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। आप देख सकते हो ए अचर पद था, उसको मैंने बाहर कर लिया आराम से, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए इस आई को इधर ले जा सकते हैं, सॉरी 2 को इधर ले जा सकते हैं, a/2 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता है कि अगर अपर लिमिट को हम 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 2 उतनी ही राशि आपकी आगे गुणे में आ जाती है। परगुण कहता है, आपको पता है परगुण के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपर लिमिट में अगर जिस अचर राशि से हम भाग करते हैं वो अचर राशि यहाँ पर ला सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा 1 अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये परगुण से मैंने किया है, आप बगल में ले सकते हो परगुण से। परगुण अगर आपने पढ़े हैं तो आपको सारी बात समझ में आएगी, परगुण का ही यूज करते हैं भैया और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मुझसे बार बार एक गड़बड़ी हो रही भाई, हमने a माइनस एक्स लिखा, यहाँ पर भी पाई लिखना चाहिए था क्योंकि अपर लिमिट से हम माइनस कर रहे हैं, तो सॉरी थोड़ी सी गलती हुई है। तो इस पाई को इसको सुधार लेते हैं यहाँ पर, है ना, पाई यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी पाई लिख लेते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। अब ये आई इक्वल टू देखिए आपका पाई हो गया, लिमिट 0 से π/2। इसमें क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ज़बरदस्ती हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो जब कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। यानी ये आपका बन जाएगा आई इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, अपान में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, अगर हम यहाँ पर लिख दें बी tan एक्स का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत, चाहे बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स लिखें चाहे बी tan एक्स का होल स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम मानेंगे क्या मानेंगे, मानेंगे बी tan एक्स बराबर टी, क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें ऊपर मिल रहा है, तो बी tan एक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, चूँकि हमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए जो कि आ जाएगी डी टी बाई बी, तो हम वैल्यू रख देंगे आई इक्वल टू हो जाएगा पाई लिमिट 0 से π/2, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं डी टी बाई बी, तो बाई बी को बाहर कर लेते हैं और बाकी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसको आपने टी माना टी स्क्वायर। अब इसका सूत्र सभी लोग जानते हो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू π/b, है ना। लिमिट आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, जहाँ पर आपने टी माना है, और नहीं चेंज करना तो ना चेंज करो, हमारे समझ से चेंज कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। अगर बी tan एक्स बराबर आपका टी है, जब आप 0 रखोगे तो tan 0 के लिए 0, यानी टी का मान 0 आएगा, तो 0 लिमिट नहीं चेंज होगी। लेकिन जब π/2 रखोगे, देखिए भाई एक्स के स्थान पर π/2, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, तो आपका यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी वो आपकी इन्फिनेटिव हो जाएगी। तो आप लिमिट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो 0 से इन्फिनेटिव, नहीं चेंज करना तो बाद में एक्स के रूम में रख करके बाद में वैल्यू पुट कर देना। तो इसका सूत्र होता है 1/a, ए के स्थान पर ए ही है, और क्या होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के स्थान पर टी है बाई ए, और लिमिट कितनी दी गई 0 से इन्फिनेटिव। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई अपान में ए बी, कितना हो जाएगा पाई अपान में ए बी आपका हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इस टी के स्थान पर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनेटिव बाई ए और माइनस tan इनवर्स 0, क्या हुआ पहले अपर लिमिट टी के स्थान पर पुट किया, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट किया, tan इनवर्स इन्फिनेटिव, tan इनवर्स के बाद इन्फिनेटिव बाई ए, इन्फिनेटिव कितने वैल्यू की वैल्यू उठी tan π/2 की, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह है क्या, चलिए यहीं सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू पाई अपान में ए बी, है ना, tan इनवर्स tan π/2 लिख सकते हैं क्योंकि tan π/2 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, और tan इनवर्स tan 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर π/2। अब π/2 का गुणा हम करेंगे किससे भाई, π/ab से, तो पाई का गुणा पाई स्क्वायर और 2 का गुणा ab से, तो कितना हो जाएगा 2ab, यानी जो इसका समाकलन होगा वो पाई स्क्वायर बाई 2ab होगा। कितना होगा भाई, पाई स्क्वायर बाई 2ab। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर एक गलती बार बार हो रही थी, जो अपर लिमिट यहाँ पर परगुण के हिसाब से मैंने अपर लिमिट को a को घटा दिया था, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर a के स्थान पर पाई, ठीक, बाकी सब चीज़ वैसे का वैसा है। एकदम सिंपल सवाल था और उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में, जो ये हमारा पेपर है मॉडल प्रश्न पत्र, इसका लास्ट क्वेश्चन है भाई। ये समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा गया है, और समाकलन के अनुप्रयोग मैंने कई बार बताया बहुत आसान होता है। 8 नंबर में क्वेश्चन जो आया वो 8 नंबर की तरह नहीं है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए मेहनत से पढ़ लीजिए, ठीक, ज़्यादा ठीक रहेगा। पेपर कभी कभी कठिन भी आ जाता है, कभी कभी आसान भी हो जाता है। जैसे इसके पहले वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, अब ये वाला सेट हल कर रहे हैं तो आसान लग रहा है भाई, है ना। चलिए देखते हैं। दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक दीर्घ वृत्त बनाते हैं, ठीक, एक दीर्घ वृत्त बना लेते हैं। ओके, दीर्घ वृत्त बना लिया, जैसा भी बन गया। इन्होंने कहा इसकी कोटियाँ दी, x बराबर 0 से x बराबर ए ई, मतलब यहाँ से x बराबर 0 से x अक्ष पर x बराबर ए ई पर इस बिंदु तक, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका ए ई कामा 0, ठीक। अब यहाँ पर आगे दिया गया है
कि घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। x बराबर 0 से x बराबर AE घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब x बराबर 0 से x बराबर AE दूरी तक, ये दूरी हम मान लेते हैं AE, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं मानते भाई, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। AE दूरी आपकी ये है, आपकी यहाँ तक की ये जो दूरी है 0 से लेकर A तक की, इसके द्वारा जो ये आपका देखिए, इसके द्वारा ये जो एरिया घिर रहा है टोटल, यहाँ ये नाभिलंब है, ठीक, ये जो एरिया घिर रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने की बात कही गई इस प्रश्न में। x बराबर यहाँ 0 यहाँ पर होगा मूल बिंदु पर से, फिर जो दूरी AE तक की है, इस लाइन के द्वारा जो एरिया घिर रही है टोटल, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है ना। जहाँ पर ये भी बताया गया कि जो b स्क्वायर का मान है वो आपका कितना भाई, a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये बताया गया, जहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फिर कितना दिया गया है 1 माइनस ई स्क्वायर। चलिए भाई देखिए, क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक पट्टिका खींचते हैं, मैंने कई बार बताया, तो बात की बात है। पहले यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर उधर जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट उधर हो जाएगा और b बटे ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर नहीं आ पाएगा। अब देखिए, हमें निकालना है अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना है, घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो एरिया इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, फिर वाई डी एक्स। वाई डी एक्स का मतलब जो हमें जो भी जिसके द्वारा एरिया घिरे उस समीकरण से y का मान निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जैसे हमें 0 से लेकर a तक की क्षेत्रफल निकालना, तो इसी पर हम एक पट्टिका खींच देंगे। पट्टिका खींचने के दो तरीके, चाहे इधर से खींचे चाहे इधर से खींचे। हम इधर x अक्ष पर खींच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये हम dx बना लेंगे, x अक्ष पर खींच रहे हैं, और ये y बना लेंगे। अब ये पट्टिका आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसलिए मैंने लंबाई को x लिखा और चौड़ाई को dx लिखा। अब y का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण से a, y का मान इस समीकरण से कितना है, b बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये मैंने मान तो निकाल लिया समीकरण से, लेकिन जो ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो केवल इतने भाग का क्षेत्रफल निकाले हैं, और जितना ऊपर क्षेत्र है उतना ही नीचे है। मतलब अगर इसको 2 टाइम्स कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे ऊपर से नीचे तक के छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2, और ये आपका हो जाएगा b बटे ए, अचर पद बाहर, और समाकलन हो जाएगा 0 से ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र सभी लोग जानते हो, 2b बाई ए, इसका सूत्र होता है x/2, इसका समाकलन होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, यही तो सूत्र होता है। चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, है ना, बिल्कुल भी हवा मत मानिए से। a इक्वल टू 2b बाई ए, पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिमिट दी गई थी 0 से ए ई, पहले हम पूरे फलन में अपर लिमिट पुट करते हैं ए ई, एक्स के स्थान पर ए ई पुट करेंगे तो ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पर ए पुट करेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कितना पुट करेंगे, एक्स बाई ए, एक्स के स्थान पर ए ई पुट करेंगे ए ई बाई ए, और फिर देखिए माइनस इसी पूरे फलन में लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरा फलन 0 हो जाएगा, यहाँ एक्स के स्थान पर 0 पुट करोगे साइन 0 हो जाएगा, यानी 0 ए भी हो जाएगा। तो आगे जो भी अब 0 लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा। अब ये a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2b बाई ए, देखिए आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका हो जाएगा a, इन दोनों से a स्क्वायर बाहर निकलेगा कॉमन, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा a और a का गुणा a स्क्वायर इंटू में e बाई 2, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर केवल बचेगा, और प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स a से a कैंसिल, केवल e बचेगा। अब आप चाहो यहाँ पर देखिए 2b बाई ए और गुणे में a स्क्वायर बाई 2 दोनों पदों से बाहर निकाल सकते हो, केवल ये e अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा,
1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा और प्लस देखिए ए स्क्वायर बाई 2 तुमने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो साइन इनवर्स ई बचेगा। देखिएगा ए से एक ए कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर लिख दें तो आपका आ जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा, बी बचा और ऊपर एक ए बचा, तो ये ए बी हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, जो कि आपके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आसान था ये क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं था। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, बाद में इसको लगा लेना। आज की क्लास में जो सेट नंबर 2 था, इसके सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है ना? थोड़ा सा क्वेश्चनों को फास्ट तरीके से भी मैंने बताया, मैं मानता हूँ, बट लगातार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो थोड़ा मैं तेज़ी के साथ चल रहा था। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम तीसरे सेट के सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको 2022 के सातों सेट में सॉल्व कराऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।